अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आई एम डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह एंड दिस इज प्रैक्टिस टेस्ट फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1। बट बिफोर वी प्रोसीड, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल and if you like this video, share it with at least 3 friends as Guru Dakshina. So let's begin. Question number 1. In every field, research pursuits promote systematic and gradual advancement of knowledge, but discoveries are rare because A. Result is a continuous critical investigation. B. It is not common to be able to think beyond a grooved channel. C. Sustained experimental work needed for discovery is not easily forthcoming. Yeah, D. Most people lack the depth of knowledge needed for it. Correct option is D. Most people lack the depth of knowledge needed for it. Not every researcher has the depth of knowledge that is needed for an invention or a discovery. तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रिसर्च फील्ड में सिस्टमैटिक और ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज तो होता है, लेकिन डिस्कवरी जो नया डिस्कवरी है वो कम होता है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जो है एक कंटिन्यूस क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है कि लगातार चलने वाली ये खोज है, ये तो आसानी से रिजल्ट आता नहीं है। इट इज नॉट कॉमन टू बी एबल टू थिंक बियॉन्ड अ ग्रुप चैनल, कि एक जो लिमिट है, एक जो चैनल है, एक सोच के दायरे से बाहर सोचना मुश्किल होता है। या सस्टेन्ड एक्सपेरिमेंटल वर्क, लंबा चलने वाला एक्सपेरिमेंटल वर्क चाहिए होता है डिस्कवरी के लिए, तो वो आसानी से होता नहीं है। या फिर ज्यादातर लोगों को वो डेप्थ ऑफ नॉलेज ही नहीं है, वो गहराई नहीं है विषय में जिससे कि डिस्कवरी हो पाए। सही उत्तर है ये, ज्यादातर लोगों को वो डेप्थ ऑफ नॉलेज, वो गहराई नहीं है विषय की। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? अ रिसर्चर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ वेल रेड पर्सन, सही है, इट्स करेक्ट। वन रिसर्च गिव्स बर्थ टू अनदर रिसर्च, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। See, all researchers contribute to existing knowledge. This is also correct. D, a good researcher is a nice person. This is not correct because a good researcher might be a good researcher, but in personal life he might be a different person. So he might be a nice or he might not be a nice person. So that is not at all related to research. So D is not correct. तो ये चारों ही स्टेटमेंट सही है कि रिसर्चर को एक वेल रेड पर्सन की अच्छा ज्ञान होना चाहिए, एक रिसर्च जो है दूसरी रिसर्च को जन्म देती है, और हर रिसर्च नए नॉलेज को कंट्रीब्यूट करती है, नया ज्ञान को जोड़ती है। तो सही बात है। तो क्या गलत है कि एक अच्छा रिसर्चर एक अच्छा इंसान भी होगा? ये जरूरी नहीं है। अच्छा इंसान होना उसकी पर्सनल लाइफ है और रिसर्चर अच्छा वैज्ञानिक होना प्रोफेशनल लाइफ है, तो इसमें कोई तालमेल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, डी इज नॉट करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, research can be conducted by a person who A. has studied research methodology, yes, holds a postgraduate degree, possesses thinking and reasoning ability, is a hard worker. So ये सभी सही है, लेकिन इनमें से कोई एक ही है जो सबसे ज्यादा सही है, वो है possesses thinking and reasoning ability, जिसमें कि सोचने की और तर्क करने की क्षमता हो, वो एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है। बाकी सभी सही है, लेकिन सिर्फ एक ही ऑप्शन चुनना है, तो जो सबसे ज्यादा सही है वो है ऑप्शन सी। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट answer has to be chosen here because all the above is not an option. So we'll choose C. Of any person who possesses thinking and reasoning ability, has a logical mind, can be a good researcher. Okay, answer is C. Question number 4, the quality of research is judged by the A. relevance of research, B. methodology adopted in conducting the research, C. depth of research, या D. experience of researcher. Correct option is B. methodology adopted in conducting the research, because the research methodology directly affects the quality of research. Okay, so B is the correct option. तो जो रिसर्च मतलब जो भी आप वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता को कैसे जज करेंगे? तो रेलेवेंस ऑफ रिसर्च की आज की दुनिया में कितना रेलेवेंट है वो, कितना कारगर है वो, या किस विधि से वो रिसर्च किया जा रहा है, या डेप्थ ऑफ रिसर्च, कितनी गहराई में वो सब्जेक्ट की आप डूब रहे हैं, या फिर रिसर्चर का एक्सपीरियंस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेथोडोलॉजी, किस विधि से ये रिसर्च किया जा रहा है, उससे आप तुरंत जो है रिसर्च की गुणवत्ता का, प्रयोग जो हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता का पता लगा सकते। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च? इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मतलब होता है कि एक रिसर्च में मल्टीपल सब्जेक्ट्स लगे हुए हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के विशेषज्ञ लगे हुए हैं। सो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इज वन
in which this research spans through multiple subjects or disciplines. So what do we consider as the main aim of such research? A, to bring out holistic approach to research, to reduce the emphasis of a single subject in research domain, to oversimplify the problem of research, या D, to create a new trend in research methodology. The main aim is to bring out holistic approach to research, to bring out all-round approach to research. So we have to include all angles of that particular topic or subject. So that's why it becomes multidisciplinary or interdisciplinary and involves multiple subjects because it's an all-round holistic approach to research. So A is the correct option. So interdisciplinary वो subject research होता है जिसमें कि कई सारे subjects का मिश्रण होता है और वो क्यों करते हैं, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा है कि किसी भी टॉपिक पे एक ऑल राउंड होलिस्टिक एक पूरा पिक्चर उभर के आए. तो A, to bring out holistic approach to research. A is the correct option. ठीक है. Question number 6. The depth of any research can be judged by. किसी भी रिसर्च की गहराई को कैसे मापेंगे? A, title of research? No. B, objectives of research? C, total expenditure on research? या D, duration of research? Most important is the objectives of research because it doesn't matter how much money you spend on that research or for how long if you do that research. But if you are not sure about why you're conducting that research, what are the objectives of the research, then the research depth is not appropriate. The depth of research is always judged by the objective of the research and that itself will propel the research. तो जब किसी भी शोध की गहराई को मापते हैं उसके ऑब्जेक्टिव से कि क्या ध्येय को क्या लक्ष्य को ध्यान में रख के वो रिसर्च किया जा रहा है. टाइटल ऑफ रिसर्च इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर कितना खर्चा किया ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है. कई बार कम खर्चे में अच्छी रिसर्च हो जाती है और कितने लंबे समय तक रिसर्च किया गया ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप ऐसे जैसे तैसे कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं 6 साल तक कर रहे हैं तो उसको अच्छा रिसर्च नहीं मानेंगे. किस ऑब्जेक्टिव से आप रिसर्च कर रहे हैं, आप क्या लक्ष्य को ध्यान में रख के रिसर्च कर रहे हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट. 6 का आंसर होगा बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following statements is true about theory? Theory के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? It explains phenomenon in a simple manner. It explains the how and why questions. It can be a well-developed explanatory system. या D, all of the above. Correct option is D, all of the above, because all these statements are true about theory. तो theory जो होता है उससे जुड़ा हुआ कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट की इट एक्सप्लेन्स फिनोमिनन इन अ सिंपल मैनर. कोई भी थ्योरी मतलब तर्क है तो वो फिनोमिनन को एक साधारण भाषा में एक्सप्लेन करता है. हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे, इन सवालों का जवाब देता है. और एक वेल डेवलप्ड एक अच्छी सी डेवलप्ड जो है परिभाषा है और उसका एक्सप्लेनेशन है. तो ये सभी स्टेटमेंट्स थ्योरी के बारे में सही है. तो डी ऑल ऑफ द अबव. ठीक है. Question number 8. The research is always A, verifying the old knowledge. Yes. Exploring new knowledge. Yes. Filling the gaps between knowledge. Yes. So D, all of the above. Research में क्या होता है, जब पुराना नॉलेज है उसको भी हम जांचते हैं कि वो सही है कि नहीं. इसके अलावा नया जो ज्ञान है उसको हम निकालते हैं. इसके अलावा ज्ञान में कहीं कोई गैप है, कहीं कोई त्रुटि या कमी है तो उसको भी, उस कमी को भी हम शोध करते हैं. तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है, इसलिए डी ऑल ऑफ द अबव. रिसर्च इज ऑलवेज verifying old knowledge, exploring new knowledge, and filling the gaps between knowledge. So D, all of the above is the correct answer. Question number 1. Match list 1 with list 2 and choose the correct answer from the code given below. A. List 1, historical method. Clearly, historical method will be related to past events. Okay. Then survey method. Survey method will be related to vision. Like what is the goal of the survey? C. Philosophical method will be related to present events. Okay. And experimental method, because in experimental method you don't know what the outcome will be, so it will be related to future action. Okay. So historical method past events, survey method vision, philosophical method present events और experimental method future action. क्यों historical है, history से जुड़ा, तो past events. survey method, सर्वे में आप किस विजन को ध्यान में रख के, किस एम को ध्यान में रख के, किस सोच के साथ, किस अवधारणा के साथ आप सर्वे कर रहे हैं, तो विजन. फिलोसॉफिकल मेथड इसका मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल मेथड वो होता है जो फ्यूचर एक्शन से जुड़ा होता है कि भविष्य में क्या होगा, क्योंकि आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपको पता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा, तो भविष्य में क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड. तो फाइनली फिलोसॉफिकल मेथड के लिए बचता है ऑप्शन ये, प्रेजेंट इवेंट, वर्तमान. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल. द इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट्स ऑफ अ रिसर्च इन साइंसेज, social sciences and humanities are A. Laboratory skills, records, supervisor, topic, critical analysis and patience.
archives, supervisor, topic and flexibility in thinking, topic, supervisor, good temperament, and preconceived notions. Preconceived notions are never good for research, so never opt for this option. Any option that has preconceived notion is not good for research. C, archives, मतलब पहले से जो रिसर्च करके रखा हुआ है, आपके सुपरवाइजर जो गाइड होंगे. टॉपिक, क्या टॉपिक आपने चुना, और फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, आपकी सोच में लचीलापन होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि आप एक ही सोच पर अड़े हैं और नया कुछ सोच ही नहीं पा रहे, वैसा नहीं होना चाहिए. सो आर्काइव, सुपरवाइजर, टॉपिक एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग. सी इज द करेक्ट आंसर. आशा है आज जो हमने डिस्कस किया वो आपको समझ में आ गया होगा. इन केस यू हैव एनी डाउट्स, please let me know in the comments below. Let's see you again in my next practice test. Thank you.